डियर स्टूडेंट्स, अगर आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, यह वीडियो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड सभी तरह के स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो कि आपको ये तो बताएगा कि आईएलटीएस एक्चुअली क्या है, पर साथ के साथ आईएलटीएस प्रिपरेशन रिलेटेड मेन पॉइंट्स को भी आउटलाइन कराएगा, जो कि आपको किसी भी वीडियो, ऑनलाइन कंटेंट या किसी भी क्लासरूम में नहीं मिलेंगे। आइल्स, जिसे कि लोग आइलेट्स भी कहते हैं, जिसके उच्चारण में एल साइलेंट होता है, इसे IELTS भी कहा जाता है, जिसकी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। मतलब आपकी इंग्लिश को एक इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से परखा जाएगा। दूसरे शब्दों में, इस माध्यम से आपकी इंग्लिश बोलने की, सुनने की, लिखने की और पढ़ने की क्षमता का टेस्ट होगा, ताकि आप बेहतर तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वहाँ की कोर्स रिक्वायरमेंट्स या फिर अपने काम संबंधी ज़रूरतों के मुताबिक अपनी इंग्लिश के लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। आपको एज ए स्टूडेंट ये जानना ज़रूरी है कि आईएलटीएस टेस्ट को गवर्न करने वाली संस्था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ईसोल एग्जामिनेशन है, जो कि सारे रूल, रेगुलेशन और टेस्ट डिज़ाइन के काम को देखती है। उसके बिहाफ पर दुनिया भर में ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कंडक्ट करते हैं, असेसमेंट और रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। आईडीपी पूरे इंडिया में 75 लोकेशंस से भी ज़्यादा जगह पर आईएलटीएस टेस्ट कंडक्ट करता है। हर महीने 4 एकेडमिक आईएलटीएस और 2 जीटी आईएलटीएस के टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। आपको सबसे पहले अपनी तैयारी के हिसाब से टेस्ट बुक कराना होता है, जिसे आप अपनी सहूलियत की जगह और डेट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इस टेस्ट की बुकिंग आप खुद IELTS-idpindia.com पर जाकर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट के बिना ये एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। आप अगर तुरंत आईएलटीएस का रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर भी बुक कर सकते हैं। आईएलटीएस का ये ऑनलाइन वर्जन है, यानी कि कंप्यूटर आईएलटीएस। हर हफ्ते ये 7 दिन होता है और यहाँ रिज़ल्ट 3 दिन बाद ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और नॉर्मल आईएलटीएस यानी कि पेन एंड पेपर टेस्ट में 13 दिनों के बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन वाले दिन आईडीपी आपको मैसेज भेजकर रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देती है और 48 घंटे में आपका TRF यानी कि टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, जिससे कि हम डिटेल मार्कशीट भी कह सकते हैं, आपके कैंडिडेट लॉगिन में अपलोड कर दिया जाता है। आप इसे डाउनलोड करके अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आप जब आईएलटीएस टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। सबसे पहले आपका लिसनिंग टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एकेडमिक और जीटी स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा। फिर रीडिंग मॉड्यूल बीच में 5 मिनट ब्रेक देने के बाद, और फिर 5 मिनट ब्रेक के बाद एंड में राइटिंग मॉड्यूल होगा। और जैसा कहा गया है, स्पीकिंग आपके मेन टेस्ट डेट से पहले या उसके बाद हो सकती है। ये आईडीपी की मर्जी है और ये आपको ईमेल दे के पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब टेस्ट के मॉड्यूल्स की बात करते हैं। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यह टेस्ट 2 दिन चलता है। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग्स आपके मेन एग्ज़ाम डे वाले दिन ही होते हैं और स्पीकिंग एग्ज़ाम आपके मेन एग्ज़ाम से पहले या बाद में हो सकता है। आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल अपने हिसाब से यह डेट डिसाइड करते हैं। अब हम लिसनिंग मॉड्यूल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 35 से 40 मिनट होती है, जिसमें आपको आखिर में 10 मिनट क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट पर आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए मिलते हैं। टेस्ट में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं। हम इस टेस्ट फॉर्मेट और टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अब बात टेस्ट रिक्वायरमेंट की। आपको हर पार्ट में क्वेश्चंस सुनते ही आंसर्स करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाएंगे। आपको हर एक्टिविटी करने से पहले लगभग 30 सेकंड्स का टाइम क्वेश्चन पढ़ने के लिए और समझने के लिए दिया जाएगा। आप जैसे ही इस टेस्ट में आगे बढ़ेंगे तो पार्ट बाय पार्ट टेस्ट में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। इस टेस्ट में आप अलग अलग तरह के ऑडियोज़ फॉरेन एक्सेंट को सुनेंगे। पार्ट 1 में आपको सोशल सिचुएशंस पर मोनोलॉग या 2 लोगों में कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी। पार्ट 2 में एजुकेशन संबंधी किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिशियल ट्रेनिंग रिलेटेड जानकारी, किन्हीं 2 लोगों के बीच में बातचीत या मोनोलॉग सुनाई जाएगी। पार्ट 3 में स्टडी रिलेटेड, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट सबमिशन संबंधित टॉपिक्स पर 2 से 4 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी।
और पार्ट 4 में किसी रिसर्च या सोशल इंटरेस्ट रिलेटेड टॉपिक पर लेक्चर आपको सुनाया जाएगा। अब पार्ट वाइज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। पार्ट 1 में मेनली फॉर्म फिलिंग एक्टिविटी होती है, जहां आपको आंसर सिर्फ एक वर्ड या नंबर में देना होता है, या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिकॉर्डिंग सुनकर आंसर करना होता है, या यहाँ टेबल फिलिंग एक्टिविटी भी हो सकती है जिसमें 1 वर्ड और 1 नंबर का आंसर देना होता है। पार्ट 2 में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डायग्राम्स या मैप लेबलिंग या ऑप्शन मैचिंग एक्टिविटी हो सकती है। एक बार ध्यान दें कि हर पार्ट में आपको क्वेश्चंस को इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आंसर करना होता है, क्योंकि कभी कभी आंसर्स ABCD अल्फ़ाबेट्स में मांगे होते हैं और ध्यान ना देने से कैसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आंसर करना है पता नहीं चलता और क्वेश्चन गलत आंसर हो जाता है। पार्ट 3 यह पार्ट सबसे टफ होता है अगर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों। आमतौर पर इन क्वेश्चंस में आपको 3 ऑप्शंस A, B, C दी जाती हैं, कभी कभी चौथी ऑप्शन यानी कि D भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ आपको ऑप्शन मैचिंग क्वेश्चंस या सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। पार्ट 4 ये पार्ट मोनोलॉग या लेक्चर होने की वजह से स्टूडेंट्स को सबसे तेज लगता है। यहाँ आपको नोट कंप्लीशन एक्टिविटी करनी होती है, जिसका जवाब आपको 1 वर्ड और अ नंबर में देना होता है, नहीं तो आपको समरी या टाइमलाइन कंप्लीटिंग एक्टिविटी भी यहाँ मिल सकती है। और लिसनिंग मॉड्यूल के आखिर में अब जानेंगे कि आपका फाइनल बैंड स्कोर कैसे तैयार होता है। उसके लिए यह स्कोर कैलकुलेटर फॉलो किया जाता है। इसके मुताबिक एक स्टूडेंट को 6 बैंड स्कोर करने के लिए 23 कम से कम क्वेश्चंस ठीक करने होते हैं, नहीं तो 20 से 22 के बीच में आपको 5.5 स्कोर होता है। ध्यान दें कि 23 से 26 तक सही क्वेश्चंस होने पर आपका स्कोर 6 बैंड ही रहेगा। 6.5 बैंड के लिए आपको 27, 28, 29 स्कोर होना चाहिए। 30 से 32 स्कोर पर आप 7 बैंड स्कोर करेंगे। उसके बाद 33, 34 पर 7.5 बैंड्स, 35, 36 पर 8 और 37, 39 पर 8.5 बैंड्स एंड लिसनिंग्स में 39 और 40 के स्कोर पर 9 बैंड आपको मिल जाते हैं। यानी अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत है तो भी आपको 9 बैंड स्कोर हो सकता है। अब आते हैं रीडिंग मॉड्यूल पर। इस मॉड्यूल में भी 40 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें स्टूडेंट को 1 घंटे में पूरा करना होता है, पर ध्यान रहे आपको लिसनिंग की तरह आंसर्स ट्रांसफ़र करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम यहाँ नहीं दिया जाएगा। अच्छा रहेगा कि आप आंसर्स साथ के साथ आंसर शीट पर ट्रांसफ़र करते रहें। आइल्स रीडिंग एकेडमिक और GT स्टूडेंट्स के लिए अलग होती है। दोनों तरफ 3-3 सेक्शंस होते हैं। एकेडमिक रीडिंग्स को रिसर्च थीसिस, जर्नल्स या टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज को सिंपल करके बनाया जाता है और तीनों सेक्शन के पैसेजेस अलग अलग फील्ड्स, टॉपिक्स पर आधारित होते हैं। इनकी लेंथ 1500 से 2000 शब्दों की होती है और नॉर्मली फर्स्ट सेक्शन 13 क्वेश्चंस, सेकंड सेक्शन 14 क्वेश्चंस और थर्ड सेक्शन 13 क्वेश्चंस का होता है। और GT रीडिंग्स के लिए पैसेजेस, न्यूज़पेपर्स, एडवर्टीजमेंट्स, बुकलेट्स, मैगजीन्स या वेबसाइट्स जो कि नॉन साइंस टॉपिक्स पर आधारित होती हैं से तैयार किया जाता है। यहाँ आपको टोटल 5 पैसेजेस मिलेंगे। सेक्शन 1 में 2 शॉर्ट पैसेजेस, सेक्शन 2 में 2 मीडियम पैसेजेस और सेक्शन 3 में 1 लॉन्ग पैसेज। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोनों ही रीडिंग्स यानी कि एकेडमिक और जनरल रीडिंग्स में सेम तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ आपको सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहाँ A, B, C या कभी कभी ऑप्शन D में से चूज करना होता है। सेकंड, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 वर्ड ओनली या 1 वर्ड एंड और अ नंबर के साथ भी हो सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन नंबर 3, यहाँ पर आपको सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही एंडिंग से जोड़ना होता है। नंबर 4, नोट्स कंप्लीशन। 5, समरी। 6, फ्लो चार्ट। 7, टेबल कंप्लीशन। इन सभी क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए आपको 1 वर्ड और नंबर आंसर देना होता है। इसके अलावा हेडिंग मैचिंग्स, फिर यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं, या नेम मैचिंग्स या डायग्राम लेबलिंग क्वेश्चंस भी होते हैं। नाउ आपकी आइल्स रीडिंग में क्विक सक्सेस के लिए 8 वैल्यूएबल एडवाइसेस। नंबर 1,
आपको सबसे पहले पैसेज हेडिंग पढ़नी है, प्रीव्यू लेना है, समझना है कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है और फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स प्रीव्यू नहीं लेते और गड़बड़ हो जाता है सब कुछ। नंबर 2, क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी है क्योंकि सारी गेम का 70% हिस्सा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर ये समझ आ गया कि क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा गया है, क्या वो कोई नाम है, कोई क्रिया है, कोई नंबर है या कोई एडजेक्टिव है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। और अगर मान लो फिर भी आंसर ना मिला तो गैस लगाना भी आसान रहेगा क्योंकि आइल्स रीडिंग में कॉमन सेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। नंबर 3, एट दिस स्टेज ये भी ज़रूरी है कि आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक्टिविटी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दी गई है पर आप आंसर्स येस नो नॉट गिवन कर रहे हो, तो आपके सही जवाब होने के बावजूद भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए इस पॉइंट को फॉलो करना ज़रूरी है कि इंस्ट्रक्शंस पर भी नज़र आपकी होनी चाहिए। नंबर 4 को ही स्किमिंग कहते हैं। यह स्किल आपको बहुत मदद करेगा अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया और आपको किसी खास शब्द, जिसे कि कीवर्ड हम कहते हैं, उस शब्द को या उसके सिनोनिम को पैसेज में ऊपर ऊपर से ढूंढना है, यानी कि बिना पढ़े ढूंढने को ही स्किमिंग कहते हैं। आप इजीली आंसर की लाइन तक पहुंच सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड होने पर सही आंसर भी वहां से आप उठा सकते हैं। नंबर 5, टेक्स्ट मैपिंग, यानी कि पैसेज के हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि यह पैसेज किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने पर पता लग जाएगा कि किस पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ना है या किसको नहीं। इससे आपका टाइम भी बचेगा। नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप आइल्स रीडिंग में अगर टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो अच्छा स्कोर भी आप नहीं कर सकते। इसलिए आपने किसी भी सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाना। अगर आपको क्वेश्चंस ही नहीं समझ आ रहे, उस पर समय बर्बाद नहीं करना, आगे बढ़ना है। मानकर चलना है कि हर पैसेज में आपको 2 या 3 क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। इन्हें पहले छोड़कर अगर आप टेस्ट को 55 मिनट्स में ख़त्म कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चंस को गैस इजीली लगाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 7, स्टूडेंट्स को रीडिंग करते समय ध्यान रखना है कि पैसेज अंडरस्टैंडिंग पर ही ध्यान होना चाहिए। अगर पैसेज समझ आएगा, क्वेश्चंस भी अपने आप समझ आएंगे, आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि आंसर्स ही सारी गेम है, पर पैसेज ही समझ नहीं आएगा तो आंसर भी कहाँ से मिलेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको रीडिंग टेस्ट फॉर्मेट का उतना पता लगेगा, आंसर्स को ढूंढने की टेक्निक्स की प्रैक्टिस होगी, आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे इस मॉड्यूल में कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा। अब बात करते हैं रीडिंग स्कोर कैलकुलेटर की। आइल्स एकेडमिक के लिए कैलकुलेटर लगभग आइल्स लिसनिंग से मेल खाता है। यहाँ पर भी आपको स्टडी वीज़ा की मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी कि 6 बैंड को पूरा करने के लिए 40 में से 23 नंबर चाहिए। यहाँ पर भी 30 स्कोर पर आपको 7 बैंड मिल जाएंगे, 33 से 34 पर 7.5, 35 से 36 पर 8 और इसी तरह 39-40 स्कोर करने पर भी आपको 9 बैंड्स मिल जाएंगे। पर दूसरी तरफ आइल्स जीटी रीडिंग के लिए कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ पर 23 नंबरों पर 5 बैंड, 5.5 बैंड स्कोर करने के लिए आपको 27 से 29 क्वेश्चन सही करने होंगे। फिर 30 से 31 पर 6 बैंड, 32-33 पर 6.5, 34-35 पर 7, 36-37 पर 7.5, 38 पर 8, 39 पर 8.5 और 40 पर 9 बैंड्स। तो उम्मीद है कि आइल्स रीडिंग की रूपरेखा यानी कि ओवरव्यू आपको अच्छी तरह हो गई होगी और अब आइल्स राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको आइल्स एकेडमिक और आइल्स जीटी दोनों की जानकारी दी जा रही है, अब दोनों आइल्स टाइप के राइटिंग टास्क पर पहले नज़र डालते हैं। दोनों तरफ 2 टास्क होते हैं और यह 1 घंटे में ख़त्म करने होते हैं। एकेडमिक टास्क 1 कोई टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कोई डायग्राम, प्रोसेस, फ्लो चार्ट या मैप होता है जिसे कि 20 मिनट में ख़त्म करना होता है। इसे आपने अंडरस्टैंड एनालाइज करना है और फिर आपने टास्क को लिखना है। इस टास्क का फॉर्मेट आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा
और ये कैसे असेस होता है और क्या असेसमेंट क्राइटेरिया इसे असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। और इसकी वर्ड लिमिट 150 से 200 शब्द होनी चाहिए। अब एकेडमिक टास्क 2, जिसको कि पूरा करने के लिए 40 मिनट होते हैं और इसे ऐसे कहते हैं। एकेडमिक ऐसे आमतौर पर स्टडी, साइंस, रिसर्च, डेवलपमेंट या कभी कभी सोशल इश्यूज पर आधारित होता है। इसकी वर्ड लिमिट 250 से 300 शब्द की होनी चाहिए। आपको ये टास्क की सिचुएशन अंडरस्टैंड करके उस पर गिवन सिचुएशन अनुसार एग्री डिसएग्री, डिस्कशन या आपको अपना ओपिनियन देना होता है, या कभी कभी यह एक प्रॉब्लम के कॉजेज़ या इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करता है, या कभी कभी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ गिवन सिचुएशन को भी बताना होता है। इसका फॉर्मेट और असेसमेंट क्राइटेरिया भी आपके साथ बाद में डिस्कस किया जाएगा। दूसरी तरफ जीटी टास्क 1 आमतौर पर लेटर होता है जो कि फॉर्मल मतलब ऑफिशियल और इनफॉर्मल यानी कि अनऑफिशियल होता है या फ्रेंडली होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस भी स्थिति कंडीशन पर कोई भी लेटर सोची जा सकती है उस पर लेटर वो लिखी जा सकती है। उसी तरह आपको लेटर राइटिंग करते वक्त रीज़न ऑफ राइटिंग लेटर समझना है। इसको लिखने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया जाता है और इसकी वर्ड लिमिट 150 से 200 शब्द तक की होती है। इसका फॉर्मेट और असेसमेंट क्राइटेरिया बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब हम जीटी टास्क 2 या फिर ऐसे की बात करते हैं। इसका टॉपिक आमतौर पर सोशल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल इश्यूज़ आदि पर होता है और इसकी वर्ड लिमिट भी 250 से 300 शब्द तक की होती है और इसे लिखने के लिए भी आपको 40 मिनट का ही वक्त दिया जाता है। अब बात असेसमेंट क्राइटेरिया की करते हैं। मोटे तौर पर एकेडमिक टास्क 1 आपकी काबिलियत उस टास्क को डीपली समझने की, एनालाइज करने की, डाटा ऑर्गेनाइज करने की, कंपेयर करने की को चेक करता है। सबसे पहले एग्जामिनर ने आपका टास्क रिस्पॉन्स चेक करना होता है, मतलब आपने टास्क को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करके प्रेजेंट किया है। आपके सभी राइटिंग पार्ट्स यानी कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन कितने सही हैं, मतलब आपकी इंट्रोडक्शन क्या सही बात कर रही है, और फिर आपके बॉडी पैराग्राफ्स आपके टास्क की मांग अनुसार टेंसेस यूज़ कर रहे हैं, डाटा को सही तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, कंपैरेटिव्स और डाटा को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आपके एनालिसिस को ईजिली फॉलो किया जा सकता है। और फिर कंक्लूजन, यहाँ आपके टास्क के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता है। दूसरे शब्दों में सारे टास्क का क्या निचोड़ आता है। अच्छे बैंड स्कोर के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए, तभी करके ये असेसमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया माना जाता है। नेक्स्ट एंड उतना ही ज़रूरी पैरामीटर कोहेरेंस एंड कोहेंशन, जिसे साधारण शब्दों में कनेक्टिविटी कहा जा सकता है। कोहेरेंस का मतलब है आइडियाज़ को सही तरीके से एक दूसरे के साथ सेंटेंसेस में तालमेल रख के जोड़ना, और कोहेंशन का मतलब है सेंटेंसेस को आपस में ग्रामेटिकली जोड़ना। ये पैरामीटर भी आपके अच्छे बैंड स्कोर के लिए एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट माना जाता है। थर्ड होता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। यहाँ आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, वर्ब फॉर्म्स, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस आदि पर गौर किया जाता है। साधारण शब्दों में आपकी राइटिंग्स ग्रामेटिकली सही हैं, कंडीशन अनुसार टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, स्पेलिंग्स और फिर स्थिति मुताबिक पंक्चुएशन यानी कि कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स आदि आए हैं या नहीं। फोर्थ एंड लास्ट लेक्सिकल रेंज यानी कि वोकेबलरी। यहाँ आपकी वोकेबलरी रेंज चेक होगी। मोटे तौर पर क्या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी जो क्वेश्चन या टास्क में आपको दी गई है उसी पर ही निर्भर हो, या आप कंडीशन को समझकर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसे रिफ्रेजिंग कहा जाता है और यहीं जितनी वेरिएशन होगी, जितनी एक्यूरेसी होगी, उतना ही ज़्यादा आप बैंड स्कोर करेंगे। यही बेसिक नॉलेज आपको ऐसे राइटिंग के वक्त दिमाग में रखनी है, क्योंकि एकेडमिक या जीटी ऐसे दोनों की असेसमेंट का तरीका सेम होता है और ऐसे असेसमेंट में भी आपका टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कोहेशन ज़्यादा मैटर करते हैं और असल में ऐसे टास्क 1 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये आपको गिवन सिचुएशन में टास्क को समझकर अपनी तरफ से आइडियाज़, उनके रीजंस, इफ़ेक्ट्स, सॉल्यूशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओपिनियन आदि को लिखने को कहता है। और यहाँ टास्क की लेंथ भी ज़्यादा होती है, जिससे कि 250 से 300 शब्दों में करना होता है।
तभी राइटिंग के 9 बैंड्स में से 6 बैंड्स ऐसे के ही होते हैं। और टास्क 1 असेसमेंट क्राइटेरिया की तरह ही यहाँ पर टास्क रिस्पॉन्स के अलावा कोहेरेंस, कोहेंशन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, लेक्सिकल रेंज भी चेक किए जाते हैं। अब जीटी टास्क 1 और टास्क 2 असेसमेंट की बात करते हैं। जीटी टास्क 1 थोड़ा गौर डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका टास्क फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। आपको उसी अनुसार स्टार्ट करनी है, अपनी लैंग्वेज लिखनी है। आप ऑफिशियल बातें फ्रेंड को नहीं और फ्रेंडली बातें ऑफिशियली नहीं कह सकते। टास्क 1 की टोन खराब हो जाएगी। आपको इसका फॉर्मेट बाद में अंडरस्टैंड कराया जाएगा और पहले बताए गए असेसमेंट क्राइटेरियाज यानी कि टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, कोहेंशन, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी और लेक्सिकल रेंज आदि भी यहाँ पर भी चेक होंगे। अब अगर राइटिंग्स में मार्किंग की बात हो तो एग्जामिनर एकेडमिक जीटी टास्क 1, टास्क 2 को मार्क करते वक्त चारों पैरामीटर्स का स्कोर तैयार करेगा। जैसे कि टास्क 1 में टास्क रिस्पॉन्स का स्कोर 3 में से एग्जामिनर देगा और टास्क 2 के लिए वो 6 में से देगा। इसी तरह बाकी 3 क्राइटेरियाज के लिए भी, पैरामीटर्स के लिए भी टास्क 1 का स्कोर 3 में से वो देगा और टास्क 2 का स्कोर वो 6 में से देगा। और इसी तरह फाइनल एवरेज को तैयार कर एक फाइनल स्कोर तैयार कर लिया जाएगा। इसे फिर दोबारा एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपकी राइटिंग्स एवरेज हुई है और आपको एग्जामिनर ने टास्क 1 में टास्क रिस्पॉन्स में 2 बैंड दिए हैं, कोहेरेंस, कोहेंशन में 2.5 बैंड्स दिए हैं, लेक्सिकल रेंज में 2 बैंड्स दिए हैं और ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी के लिए आपको 1.5 बैंड्स दिए हैं। अब यहाँ पर टोटल आपका 8 बनता है। 8 को 4 से डिवाइड कर फाइनल टोटल आपका 2 बन जाएगा। उसी तरह ही टास्क 2 के लिए जैसे कि आपको बताया गया है, सभी चारों पैरामीटर्स का 6 में से स्कोर एग्जामिनर तैयार करते हुए आपको टास्क रिस्पॉन्स के लिए 4.5 बैंड स्कोर देता है, कोहेरेंस, कोहेंशन के लिए 4, लेक्सिकल रेंज के लिए 4 और ग्रामेटिकल रेंज एक्यूरेसी के लिए भी 4। तो यहाँ पर फाइनल आपका स्कोर 16.5 हो जाता है, जिसको कि 4 से भाग देने पर आपका फाइनल स्कोर 4.125 बनता है और फाइनल आपका 2 + 4 6 बैंड्स राइटिंग स्कोर बन जाता है। अब राइटिंग टास्क के फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक टास्क 1, जिसमें कि मोटे तौर पे 4 पैराग्राफ्स होते हैं और इन्हें लिखने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है। वर्ड लिमिट 150 से 200 शब्द के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, जहाँ पे आपको टास्क में क्या है, डाटा किस टेंस के मुताबिक है और दी गई इंफॉर्मेशन परसेंटेज के मुताबिक, मिलियंस आदि के मुताबिक है, ये सब कुछ मेंशन करके इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। और फिर बॉडी पैराग्राफ्स 2 या ज़रूरत मुताबिक 3 भी हो सकते हैं। इन पैराग्राफ्स में हमें जानकारी को अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन करना होता है। हमें डाटा को सिलेक्शन और कंपैरिजन के हिसाब से लिखना होता है और एंड में कंक्लूजन, जिसे हम ओवरव्यू भी कह सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन के बाद या सभी पैराग्राफ्स के बाद भी हो सकती है। और अब टास्क 2 के फॉर्मेट की बात करेंगे, जो कि एकेडमिक ऐसे और जीटी ऐसे दोनों के लिए ही सेम है। यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। यहाँ आपको टास्क को अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करके थीसिस सेंटेंस लिखना होता है। थीसिस सेंटेंस से मतलब है कि आप टास्क को एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, आप एक प्रॉब्लम के इफेक्ट्स या कॉजेज के बारे में और फिर सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, या आप सिचुएशन के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस आदि के बारे में बात लिखेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि थीसिस सेंटेंस आपका ऐसे की डिमांड के मुताबिक रहता है। देन बॉडी पैराग्राफ्स, जो कि आम तौर पर 2 होते हैं, पर रेयरली ये 2 से 3 भी हो सकते हैं। एक बॉडी पैराग्राफ की लेंथ लगभग 90 से 100 शब्द की होती है। एंड देन कंक्लूजन, जहां पर कि आपको 40 से 50 शब्दों को ही लिखना होता है। अब बात करेंगे जीटी टास्क 1 की। इसके टोटल 6 पार्ट्स होते हैं और वर्ड लिमिट 150 से 200 शब्द के बीच में ही होती है। सबसे पहले सैल्यूटेशन, जहाँ पर कि स्थिति अनुसार आपको डियर सर, डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड या डियर मिस्टर डैश आदि लिखना होता है। देन पैराग्राफ 1, जिसमें कि आप किसे ये लेटर लिख रहे हैं और क्या लिखा जा रहा है आदि बातें डिस्कस करनी होती हैं। देन पैराग्राफ 2, इस पैराग्राफ में आपको डिटेल रीज़न ऑफ राइटिंग लिखनी होती है।
पैराग्राफ 3 बात करता है कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। पैराग्राफ 4 में आप लेटर एंड करते हैं, यहाँ पर एक या दो सेंटेंसेस लिखते हैं और लास्ट पार्ट में आपको एंडिंग सैल्यूटेशन लिखनी होती है जो कि अगेन स्थिति अनुसार होती है, जो कि यूअर्स ट्रूली, यूअर बेस्ट फ्रेंड, रिगार्ड्स आदि हो सकती है और एंड में आपको अपना नाम लिखना होता है। और अगर हम जीटी टास्क 2 यानी कि ऐसे की बात करें जैसे कि पहले कहा गया है, ये भी एकेडमिक टास्क 2 की तरह ही लिखा जाता है। नाउ जो लास्ट मॉड्यूल है वो आइल्स स्पीकिंग है। यहाँ एग्जामिनर आपके स्पीकिंग स्किल्स, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, लेक्सिकल रेंज टेस्ट करेगा। इसकी ड्यूरेशन 11 से 15 मिनट होती है और इसे एग्जामिनर रिकॉर्ड करेगा। इस रिकॉर्डिंग को बाद में रिवैल्यूएशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पीकिंग इंटरव्यू के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इंट्रोडक्शन जो कि 4 से 5 मिनट चलता है। यहाँ पहले एग्जामिनर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, बाद में स्टूडेंट से उसकी इंट्रोडक्शन रिलेटेड स्मॉल क्वेश्चंस पूछेगा। स्टूडेंट को उसकी फैमिली, स्टडीज़, वर्किंग, हैबिट्स, हॉबीज़ आदि टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक कैंडिडेट को जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं देना, उसे पूरे सेंटेंसेस में बोलना है, दिखाना है कि वो इंग्लिश बोल सकता है और कॉन्फिडेंट है। असल में इस पार्ट में एग्जामिनर स्टूडेंट के प्रोफाइल को जज करेगा क्योंकि उसे पार्ट 2 में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग उसे क्यू कार्ड देना है और साथ के साथ इस दौरान स्टूडेंट सेटल हो जाता है और इंटरव्यू में आगे के लिए तैयार हो जाता है। देन स्पीकिंग पार्ट 2 यानी कि क्यू कार्ड जो कि 4 मिनट चलता है। असल में क्यू कार्ड का मतलब है कि एक कार्ड जिस पर कि टॉपिक विद हिंट्स लिखा होता है, इसे प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। इसे प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट को 1 मिनट दिया जाता है और स्टूडेंट को पेंसिल और पेपर भी दिया जाता है। कैंडिडेट की मर्जी है कि वो शॉर्ट नोट्स तैयार करे या ना करे और इन्हें तैयार करने के बाद उसे 2 मिनट इस टॉपिक पर बोलना होता है। कैंडिडेट को बोलते वक्त ज़्यादा टाइम एग्जामिनर के साथ आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो रिटन आइडियाज़ की मदद नहीं ले सकता, वो अपने लिखे आइडियाज़ की तरफ भी देख सकता है। यहाँ अगर एग्जामिनर चाहे तो वो स्टूडेंट को 2 मिनट से कम या ज़्यादा भी बुलवा सकता है। एंड देन थर्ड पार्ट जिसे डिस्कशन कहा जाता है, यहाँ एग्जामिनर कैंडिडेट से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू कार्ड पूछेगा। यहाँ स्टूडेंट को आंसर्स की लेंथ 5 से 8 लाइंस की बनानी होती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की रीजनिंग, एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर और ग्रामेटिकल रेंज चेक होती है। इस लेवल पर एग्जामिनर चाहे तो स्टूडेंट्स के जवाब को काट भी सकता है और स्टूडेंट के लेवल अनुसार या एबिलिटी अनुसार उन्हें नए टॉपिक पर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। अब बात करेंगे स्पीकिंग के असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले कोहेरेंस, हम इसकी बात राइटिंग्स में भी कर चुके हैं। इस पैरामीटर का मतलब है कि क्या स्टूडेंट अपने विचारों को अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है, क्योंकि बोलते वक्त आपको एक बात पर फोकस करना है और उसे एक्सप्लेन करते करते गुमराह नहीं होना। देन लेक्सिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ठीक आइल्स राइटिंग की तरह यहाँ भी लेक्सिकल रेंज से मतलब वोकेबलरी वैरायटी है और अगर वोकेबलरी स्टूडेंट स्थिति अनुसार इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि स्टूडेंट के पास ऑपरेशनल कमांड है, तो बैंड्स और अच्छे हो जाएंगे। थर्ड पैरामीटर फ्लुएंसी है। इसका मतलब है क्या स्टूडेंट एक टॉपिक पर बिना रुके एक के बाद एक आइडियाज़ बना सकता है या फिर उसे बोलते बोलते सोचना पड़ता है और स्पीकिंग में पॉजेस आ जाते हैं। इससे आइल्स का बैंड स्कोर कम हो जाता है। देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जहां पहले की तरह आपकी ग्रामर यानी कि टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, हेल्पिंग वर्ब्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आदि पर गौर किया जाएगा। लास्टली इज प्रोनाउंसिएशन, यहां आपके उच्चारण को टेस्ट किया जाएगा कि आपकी बोलने की लैंग्वेज इंग्लिश ही रहे, ना कि पिंग्लिश यानी कि पंजाबी टच वाली इंग्लिश और ना ही हिंग्लिश यानी कि हिंदी टच वाली इंग्लिश। अब स्पीकिंग से इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आपको अच्छे ट्रेनर के साथ प्रैक्टिस करनी है। अपने कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकेबलरी, फ्लो पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज आप डेली रूटीन में इंग्लिश बोलना शुरू करें। कोई आपके साथ कन्वर्स करे या ना करे, आपको अपना लेवल बढ़ाना है और ये पहले आपको अटपटा लग सकता है, दूसरों को मजाक भी लग सकता है, पर अगर आप अपने
कॉन्फिडेंस पर बने रहे तो यही लोग आगे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। थर्ड पॉइंट इज, आपको डेली कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन या इंग्लिश वीडियो देखने हैं या नए वर्ड्स याद करने की कोशिश करनी है। आपको अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने की और अपने लेवल को इम्प्रूव करने की आदत डालनी है। हाँ स्टूडेंट्स, इस ओरिएंटेशन वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ आईएलटीएस रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल, क्या आईएलटीएस कोई कोर्स है और इसे करने में कितना टाइम लगता है? एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। आईएलटीएस ना ही कोई कोर्स है और ना ही इसका कोई सिलेबस है। आईएलटीएस टेस्ट का काम सिर्फ आपके इंग्लिश के लेवल को जज करना है। आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। मतलब ये स्कोर आपके लेवल ऑफ इंग्लिश पे डिपेंड करेगा। आपका अगर इंग्लिश का लेवल कम है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो सिंपल है कि आपने अपने इंग्लिश बोलने की, लिखने की, सुनने के और पढ़ने के स्किल को सुधारना है और इसी पर ही डिपेंडेंट आपका आईएलटीएस स्कोर भी है। देन सेकंड क्वेश्चन, क्या आईएलटीएस में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं? असल में बैंड्स का ना आना कोई फेल होने वाली बात नहीं है। यह टेस्ट आपके लेवल ऑफ इंग्लिश को टेस्ट करता है। तो हो सकता है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है पर इंग्लिश को डेली रूटीन में यूज़ नहीं करता, तो वो भी शायद 6 बैंड का स्कोर ना कर सके। सही प्रैक्टिस को करके कोई भी 6 बैंड का स्कोर हासिल कर सकता है या उससे भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है। सो अंत में सही बैंड्स का नहीं आने का मतलब आपका इंग्लिश का लेवल कम समझा जाएगा। अगला सवाल, आईएलटीएस का टेस्ट कब और कहाँ होता है? हर महीने एकेडमिक आईएलटीएस टेस्ट 4 बार और जीटी आईएलटीएस टेस्ट 2 बार होते हैं। पूरे इंडिया में 75 से भी ज़्यादा जगह पर ये टेस्ट लिया जाता है। इसलिए एक कैंडिडेट को एक डेट के दबाव में रहकर तैयारी नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी तैयारी के हिसाब से ही टेस्ट की डेट लेनी चाहिए। अगला सवाल, क्या आईएलटीएस टेस्ट के लिए पासपोर्ट होना ज़रूरी है? यस, यह एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है और आपको टेस्ट बुक करते वक्त अपना पासपोर्ट नंबर और उसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होती है और आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको इसे टेस्ट वाले दिन भी अपने साथ लेकर जाना है एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, तभी आपको टेस्ट देने की इजाज़त भी मिलेगी। अगला सवाल, अक्सर लोग कहते हैं कि क्या इंडिया में या दुनिया में किसी जगह पर आईएलटीएस टेस्ट आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। आईएलटीएस एक इंटरनेशनल टेस्ट है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में टेस्टिंग का सिस्टम सेम है। आप चाहे इंडिया में, पंजाब में, राजस्थान में या कहीं भी इंडिया से बाहर अगर टेस्ट देंगे, आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा सेट सिस्टम मुताबिक टेस्ट किया जाएगा। यानी कि कहीं भी आसान टफ वाली बात नहीं है। अगला सवाल, क्या आईडीपी आईएलटीएस ब्रिटिश काउंसिल आईएलटीएस टेस्ट के मुकाबले टफ है? बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि पहले कहा गया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पैरामीटर्स को सेट किया है और उन्हीं के हिसाब से आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल ने टेस्ट कंडक्ट करना है, रिजल्ट को डिक्लेयर करना है और दोनों का रिजल्ट को डिक्लेयर करने का मेथड एक सा ही है। अगला सवाल, क्या आईएलटीएस किसी और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के मुकाबले टफ है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता। आईएलटीएस का काम सिर्फ इंग्लिश लेवल को टेस्ट करना है। असल में स्टूडेंट्स की मानसिकता है कि अगर उन्हें एक चीज़ 2 या 3 बार करने से कामयाबी हासिल नहीं मिली तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ टफ लगती है। असल में स्टूडेंट्स को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए और अच्छा लेवल होने से आप किसी भी टेस्ट में अच्छा स्कोर कहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आईएलटीएस का रिजल्ट कितने दिनों बाद आता है? आईएलटीएस पेन एंड पेपर टेस्ट का रिजल्ट 13 दिनों बाद और कंप्यूटर आईएलटीएस का रिजल्ट 3 दिनों बाद आता है। ये रिजल्ट ऑनलाइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट्स आईएलटीएस टेस्ट दोबारा दे सकता है और कब? हाँ, स्टूडेंट आईएलटीएस टेस्ट जब मर्जी चाहे दोबारा दे सकता है।
आखिरी सवाल, क्या आइल्स एग्ज़ाम में पेन से लिखा जा सकता है या नहीं? हाँ, आप राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग में पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आइल्स एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सभी मॉड्यूल्स में पेंसिल इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको कोई आंसर बदलना है तो आंसर शीट पर कटिंग हो जाएगी, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पेंसिल से ही टेस्ट करें। तो यहाँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशनल वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेटिव टाइप करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।